हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और जो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है उनके बारे में देख रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर हम 15 क्वेश्चन देखते हैं और उस 15 क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो एक क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन निकल कर आते हैं और इसी प्रकार ये क्रम आगे जारी रहेगा। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज की ये हमारी इसी कड़ी की 4 नंबर की क्लास है, यानी 3 क्लास ऐसी हमने पिछले कर दिए और आगे ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तो देखिए, आज बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्लास के अंदर जो भी हम लेते हैं क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही लेते हैं, फालतू का कचरा नहीं लेते, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, अ में देर का चंद छंद वर्णन की महिमा, ब में देर का प्रेम सागर, स में देर का राजा भोज का सपना और द में देर का शंकर सरोज। तो देखिए, हमारा इसके अंदर अ वाला ऑप्शन है, यानी चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य, पद्य की बात नहीं हो रही है, गद्य की हो रही है। तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है। बात करें इसके लेखक की तो कवि गंग की रचना है ये। चंद छंद वर्णन की रचना, सॉरी महिमा, कवि गंग की रचना है। बात कर लेते रचना काल की तो 1570 ईस्वी इसका रचना काल है। आगे देखते प्रेम सागर, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल, लल्लू लाल ने लिखी है प्रेम सागर। राजा भोज का सपना है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है राजा भोज का सपना। और शंकर सरोज की बात करें तो ये हमारे नाथुराम शर्मा की है, नाथुराम शर्मा, शंकर सरोज। तो ये चारों के बारे में हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, सुख सागर के रचनाकार है। तो सुख सागर के रचनाकार है, ए में इंशाअल्लाह खा, ब में मुंशी सदा सुखलाल नियाज, स में लल्लू लाल और द में सदल मिश्र। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओ ये तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि देखो सुख सागर तो यहाँ पर सुख दिया हुआ है, तो सुखलाल यानी सदा सुखलाल नियाज है वो इसके रचनाकार है। अपने नाम के पहला अक्षर इसके अंदर काम में लिया है, तो ब वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इंशाअल्लाह खा है उसकी रचना कौन सी है। तो इसकी रचना रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये भी मोस्ट रचना है। फिर बात करते हैं लल्लू लाल, तो ऊपर आ गया था प्रेम सागर, अभी आपको बताया मैंने। सदल मिश्र की रचना बात करें तो नासी के तो पाख्यान, नासी के तो पाख्यान, नासी के तो पाख्यान, ये हमारे है सदल मिश्र की। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। अ में प्रिय प्रवास, ब में साहित्य सुधारक, स में प्रेम सागर, द में भाषा योग वशिष्ठ। तो रामप्रसाद निरंजनी की रचना है वो है द वाली, भाषा योग वशिष्ठ। प्रिय प्रवास की बात करें तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। साहित्य सुधारक की बात करें तो ये नाथुराम शर्मा शंकर की है, नाथुराम शर्मा शंकर। प्रेम सागर की अभी बताई दिया आपको, लूलाल की है। आगे देखिए 4 नंबर, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है 1805 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1801 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो 1800 ईस्वी में हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी, कोलकाता में, कोलकाता में। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है वो बताना है। अ में राजा भोज का सपना, ब मानव धर्मसार, स सत्यामृत प्रवाह, द में आलसियों का कीड़ा। तो देखिए इसके अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है सत्यामृत प्रवाह, यह है वो राजा भोज की नहीं है। राजा भोज का सपना, सॉरी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है। राजा भोज का सपना है, मानव धर्मसार है और आलसियों कीड़ा है। तो ये सत्यामृत प्रवाह वो किसकी है? ये है हमारे सरदार राम फुलोरी की, सरदार राम फुलोरी, सरदार राम फुलोरी की रचना है ये सत्यामृत प्रवाह। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ए में भारतेंदु, ब में सरदार राम फुलोरी, स में शिव प्रसाद सितारे हिंद, द में रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए हमारे हिंदी गद्य का जो पिता है वो माना जाता है भारतेंदु जी, यानी ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का संस्कार एवं परिमार्जन किसने किया? यानी हिंदी गद्य में जो परिवर्तन किया, सुधार किया, वो किसने किया था? तो देखिए ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब में महावीर प्रसाद द्विवेदी, स में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द में डॉक्टर नगेंद्र। तो 7 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी में जो गलतियां थी उसकी व्याकरण में उनको भी सुधार किया। और जो द्विवेदी काल है हमारा, द्विवेदी काल है वो किसके नाम से पड़ा है? द्विवेदी काल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही पड़ा है। तो याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज नहीं होना, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है द्विवेदी काल। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। चिंतामणि के रचनाकार है, अ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए 8 नंबर में स वाला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी चिंतामणि के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। और हिंदी के जो साहित्य के स्टूडेंट है उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य का इतिहास है वो जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई है और सरकार है जो गवर्नमेंट है वो इसको ऑथेंटिक बुक भी मानती है, तो इसलिए इसको साहित्य के स्टूडेंट के पास में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया, यानी कब से संभाला था? तो ए है 1903 ईस्वी, ब 1905 ईस्वी, स 1910 ईस्वी, द 1920 ईस्वी। तो 9 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है, यानी 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन का कार्य किया था। बाकी इसका जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में हो गया था। प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। साकेत के रचनाकार है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब मैथिली शरण गुप्त, स महावीर प्रसाद द्विवेदी, द अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो जो साकेत है उसके जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए साकेत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और मैथिली शरण गुप्त है उसको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। साकेत के प्रकाशन की बात कर ले तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये 12 सर्गों में, 12 सर्गों का मतलब हो गया 12 पाठ है इसके अंदर, तो उनको पाठ को नाम है वो सर्ग दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे क्या कहा जाता है? अ ध्वनि, ब वर्ण, स लिपि, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियां होती है उनके लिए हमने जो चिन्ह मान लिए उसको लिपि कहा जाता है। जैसे मान लिया हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अब इस देवनागरी लिपि में हमने क को लिखा तो क इस प्रकार हमने मान लिया कि भाई क को इस प्रकार लिखना है, ठ को हमें इस प्रकार लिखना है, ग को हमें इस प्रकार लिखना है,
तो अब आप कहीं भी जाओगे तो हिंदी भाषा जो भी जानता है तो वो इसको समझ पाएगा कि भाई क है वो सभी जगह ऐसा ही लिखा जाएगा, ख सभी जगह ऐसा ही लिखा जाएगा। दूसरी बात, ध्वनि की बात करते तो उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, और वैसे सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण जो लिखित रूप में है। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है क्या कहलाती है? अ स्वर, ब व्यंजन, स वर्ण, द शब्द। तो जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दंत ये काम में आते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम मुंह से आवाज करते हैं तो हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उसको स्वर बोला जाता है। स्वरों को हम बिना रुकावट के उच्चारण कर सकते हैं। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है शब्द। वर्ण की मैंने बात कर दी है। व्यंजन जो है जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कुछ रुकावट पैदा होती है, और स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अ में है 2, ब में 3, स में 4, द में 5। तो इसके अंदर 3 है। कौन कौन से? एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, एक होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, और एक होते प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में क्या होता है 2 मात्रा होती है, और प्लुत के अंदर 3 मात्राएं होती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं ओम, इस प्रकार, तो उसमें उच्चारण करते समय हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब ह्रस्व स्वर आपने देखा कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, छोटा ऊ होता है, और री होता है। तो देखिए ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 है वो हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर के अंदर हमारा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, और औ आएगा। तो ये हमारी हिंदी के 11 स्वर हो गए, और इन 11 स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्वरों की संख्या होती है। इन संयुक्त स्वर कितने होते हैं? अ में 2, ब में 3, स में 4, द में 5। तो जो संयुक्त स्वर है उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आई होता है, ओ होता है, और औ होता है। ये 4 हमारे स्वर होते हैं। कौन से? संयुक्त स्वर। अब इनका निर्माण कैसे कैसे होता है वो भी एक बार देख लेते। तो ए है, उस ए के बनने की कंडीशन क्या है? ये जब ए और ई है, छोटा ई, दोनों जब मिलते हैं तो उससे हमारे किसका निर्माण हो जाता है? ए का निर्माण हो जाता है। और ए के बाद में हमारा ए मिलता है, एक के बाद में ए मिलता है तो आई का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, ओ की बात कर लेते हैं। एक मिनट, ए इधर आएगा और इधर हमारा क्या आएगा? ऊ आएगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? ओ का हो जाएगा। औ की बात करते हैं कि औ कब बनता है? तो इधर हमारा ए आ जाए और इधर हमारा ओ आ जाए, इधर हमारा ओ आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो ये इनके बनने की कंडीशन है, और ये कंडीशन आप जब संधि पढ़ोगे तो संधि के अंदर बहुत काम में आएगी। अब एक बार थोड़ा इरेज करते हैं इसको, आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कंठे स्वर कहलाते हैं। कंठे स्वर कहलाते हैं। ए में री, ब में ऊ है, बड़ा ऊ, स में ई और बड़ी ई, एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, और द में हमारा ए और आ। तो देखिए कंठे स्वर है वो हमारे द वाले ही है। कंठे स्वर क्या है? ये कंठे स्वर है, द वाले वो कंठे स्वर है। अब पीछे देख लेते हैं कि वो और कौन कौन से है। बात करते हैं री की, तो री है वो एक मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर है। छोटा और बड़ा की बात करें तो ये ओष्ठ्य है,
क्या है, ओष्टेश्वर है। और ई और बड़ी ई की बात करें तो ये तालव्य है। क्या है, तालव्य। तो ये 15 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर देखे और 15 क्वेश्चन के साथ में इनकी सभी की व्याख्या को देखा। एक क्वेश्चन के साथ में हमने 4-5 क्वेश्चन को कवरेज किया है, तो ऐसे करके 50-60 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे इस क्रम को जारी रखेंगे। तो इस क्लास को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो अपने दोस्तों को भी हो सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।